सो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिचेज वेयर फाउंड इन इंडिया। तो ऑस्ट्रिच जिसका कि जो एग होता है ना, या फिर जिसका जो एग होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑस्ट्रिच जो है वो इंडिया में किस टाइम में मिलते थे, देखने के लिए मिलते थे। तो वो था पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, अब हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि हम जो स्टोन एज है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक वो पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, तो पैलियोलिथिक पीरियड में क्या था कि वहाँ पे उस टाइम में इंडिया में ऑस्ट्रिचेस पाए जाते थे। ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ऑस्ट्रिचेस एग सेल्स फाउंड एट पुणे महाराष्ट्र गिव एविडेंस दैट ऑस्ट्रिचेस लिव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड। तो अब ये इस टाइम पे ही क्यों थे, मतलब जो ऑस्ट्रिचेस थे इस चीज़ का क्या एविडेंस है, क्योंकि जो पुणे महाराष्ट्र में जो कि एक स्टोन एज का साइट है वहाँ पे ऑस्ट्रिच के काफ़ी सारे एग सेल्स मिले हैं। ठीक है, इससे ये पता लगता है कि उस टाइम में हमारे यहाँ पे पुणे में काफ़ी सारे ऑस्ट्रिच पाए जाते थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन चेंज का जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, वो क्या है? दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। ठीक है, कौन सा वो फैक्टर है? माइग्रेशन। तो अगर सपोज़ किसी दूसरे कंट्री से हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अगर माइग्रेट होते हैं तो पॉपुलेशन काफ़ी चेंज होगा। ठीक है, या तो हमारे यहाँ से बाहर जाते हैं तो भी क्या होगा, पॉपुलेशन में चेंज होगा। तो ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल सकता है जस्ट ही। ठीक है, अब माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ मासेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो माइग्रेशन क्या होता है? जब लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं, वो भी काफ़ी लार्ज नंबर में, तो इसको क्या बोलेंगे हम? माइग्रेशन कहते हैं। इफ़ द पीपल इन अ लार्ज नंबर लीव अ प्लेस देयर नंबर रिड्यूसेस फ्रॉम दैट प्लेस, बट वेयर दे गो द पॉपुलेशन ऑफ दैट प्लेस इंक्रीजेज। तो ये तो सिंपल सा चीज़ है कि जहाँ से लोग जाएंगे वहाँ पे लोग कम होंगे, पॉपुलेशन कम होगा, और जहाँ पे वो माइग्रेट हो रहे हैं, जिस भी जगह पे वो माइग्रेट हो रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, विच इज़ द डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ मेजरिंग पॉपुलेशन चेंज ऑफ अ प्लेस। हम इससे बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस प्लेस की जो है पॉपुलेशन वो चेंज हुई है। ठीक है, डायनासोर्स वेंट एक्सटिंक्ट अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो एट द एंड ऑफ डेथ पीरियड। तो किस पीरियड के एंड में जो है डायनासोर्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए थे अर्थ से। ठीक है, तो ये था क्रिटेशियस एरा के बाद। ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड के बाद क्या था कि डायनासोर्स जो हैं वो अर्थ से कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए थे। ठीक है, बाय द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो द डायनासोर्स वेयर डिसअपियर। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 65 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, according to geologists, Cretaceous period is the most recent period. In this era, the climate became relatively hot, due to which all the creatures became extinct. और क्योंकि इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चेंजेस हुआ था, क्लाइमेट चेंज हुआ था, क्योंकि हमें पता है स्टार्टिंग में क्या था, जो पूरी अर्थ थी वो आइस शीट्स से कवर थी। ठीक है, पूरा आइस था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, और क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। और इस टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से जो एनिमल्स जो कि आइस के लिए लाइक सरवाइव कर सकते थे आइस में, या फिर उनको थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर चाहिए था, वो सारे क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। क्रेटेशियस इज़ द थर्ड एंड फाइनल पीरियड ऑफ द मीजोजोइक एरा एज वेल एज द लॉन्गेस्ट। तो 2 एरा है, एक तो मीजोजोइक, दूसरा क्या होता है, सिनोजोइक। तो मीजोजोइक एरा का जो है वो फाइनल स्टेज क्या है, क्रेटेशियस पीरियड। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट पीरियड भी है मीजोजोइक एरा का। ठीक है, Charles Darwin, the famous evolutionist, proposed his theory in which one of his book। तो चार्ल्स डार्विन जो कि उनको फादर ऑफ इवोल्यूशन भी बोला जाता है, उन्होंने अपनी जो थ्योरी जो प्रपोज की थी, उन्होंने जो थ्योरी दी थी अपनी, वो कौन से बुक में दी थी? ठीक है, तो द बुक वॉज द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन पब्लिश द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन 1859। तो जो डार्विन का जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये कब पब्लिश हुआ था? 1859। Darwinism is the theory of biological evolution developed by the English naturalist Charles Darwin and others, stating that all species of organisms arise and develop through the natural selection of small inherited variations that increase the individual's ability to compete, survive and reproduce। अब इसको सिंपल में समझते हैं कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मीन्स नेचर जिसको चाहेगा कि ये पर्टिकुलर एनिमल सर्वाइव करे, पर्टिकुलर स्पीसीज सर्वाइव करे, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा।
और क्या होता है ना कि सपोज़ अभी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है, हम जिस टाइम पे रह रहे हैं तो वहाँ पे अभी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग है, तो इस ग्लोबल वार्मिंग को सस्टेन करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ओवर द ईयर्स क्या होगा, 2-4 जनरेशन्स के बाद तो ये जो चेंजेस हैं, और वो क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ता ही जाएगा ना, तो वो और भी हीट रेसिस्टेंट होंगे। जैसे कि हमारा बॉडी अभी इस हीट को रेसिस्ट कर पा रहा है, फिर अभी हमें 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, बट हमारा बॉडी अभी 40-45 तक तो सर्वाइव कर पा रहा है ना, 35-40 तक। तो फिर ये जो चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या होगा, जो 3-4 जनरेशन के बाद वो लोग इससे ज़्यादा टेम्परेचर को सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या होगा, एक हमारी बॉडी जो है उस तरीके से डेवलप हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द म्यूटेशन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, म्यूटेशन का जो थ्योरी है ये किसने दिया था, तो इट वॉज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी व्राइज, ठीक है। द सडन अकरेंस इन द ऑर्गेनिजम्स और चेंज इन अ डीएनए सीक्वेंस म्यूटेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम डीएनए कॉपिंग मिस्टेक मेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये जो म्यूटेशन क्या होता है, डीएनए में अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, वो किसी भी रीज़न से आए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे सेल डिवीजन से आ सकता है या फिर हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, जेनेटिक जो है बायोजेनेटिक्स हम इसको चेंज कर सकते हैं, लैब में कोई भी प्रोसेस हो सकता है। तो डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, उसमें करैक्टरिस्टिक में चेंज लाके डीएनए का क्या होगा, म्यूटेशन होगा, ठीक है। और एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशंस, म्यूटेशन थ्योरी वाज गिवन बाय डच बॉटनिस्ट एंड जेनेटिस्ट ह्यूगो डी व्राइज। और इस थ्योरी को किसने दिया था, जो बॉटनिस्ट थे, डच बॉटनिस्ट एंड जेनेटिस्ट, जिनका नाम था ह्यूगो डी व्राइज। Our next question is, who developed the theory of evolution? तो theory of evolution was given by Charles Darwin. Option number A is the correct answer, ठीक है। The theory of evolution by natural selection first formulated in Darwin's book The Origin of Species in 1859. In the process by which organisms change over time as a result of changes in heritable physical or behavioral traits. ट्रेट्स मतलब क्या होता है, करेक्टरिस्टिक, मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ, क्लाइमेट के साथ, जो भी नेचर में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कोई भी स्पीसीज़ वो इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। और जिस जिस करेक्टरिस्टिक को हम सस्टेन कर पाएंगे, वो उस चीज़ को वो रखता है, उस प्रॉपर्टी को रखता है, बाकी जो जो हमारे काम की नहीं है उसमें क्या करता है, चेंजेस ला जाता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है, नेचर के अकॉर्डिंग होता है। Natural selection acts as a biodiversity due to which only the most adaptive organisms live in the environment and the remaining organisms die. तो अभी नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है कि वो ऑर्गेनिज्म, वो स्पीसीज जिसको नेचर सेलेक्ट करेगा, जो जो नेचर में जो सरवाइव कर पाएगा बस वही रहेगा, बाकी जो ऑर्गेनिज्म इस नेचर के अकॉर्डिंग नहीं चल पाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। द डैश एरा इज़ ऑल्सो नोन एज ऑफ मैमल्स। तो किस एरा को एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं, वी ऑल्सो आर मैमल्स, ठीक है। तो मैमल्स किसको, कौन से एरा को कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड सिनोजोइक एरा, ठीक है। द सिनोजोइक एरा इज़ नोन एज ऑफ मैमल्स बिगिनिंग अबाउट 66 मिलियन years ago and extending to the present, known for the age of mammals because the extinction of many groups of giant mammals allowing smaller species to thrive and diversify because their predators no longer existed. तो सिनोजोइक एरा को क्या कहते हैं, एरा ऑफ मैमल्स कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि क्लाइमेट में चेंज की वजह से क्या हुआ कि जितने भी बहुत सारे जाइंट स्पीसीज थे, सपोज डायनासोर थे, ठीक है, तो वो काफ़ी जाइंट होते थे, तो वो भी मैमल्स ही थे लेकिन वो काफ़ी जाइंट थे। तो जाइंट मैमल्स जैसे एक्सटिंक्ट हुए तो क्या हुआ, अब हमें एक स्कोप मिला, जो छोटे छोटे मैमल्स हैं, जो छोटे छोटे स्पीसीज़ हैं, उनको एक स्कोप मिला, उनको स्पेस मिला नेचर में कि वो अब सर्वाइव कर पाएँ, क्योंकि उनका जो प्रेडेटर है, प्रेडेटर मतलब क्या, जो उनको खाता था, ठीक है, प्रेडेटर था, तो वो क्या हो गया, वो एक्सटिंक्ट हो गया। इस वजह से क्या होगा कि छोटे जो एनिमल्स हैं उनको सर्वाइव करने का चांस मिला। डाइवर्सिफाई बिकॉज देयर प्रेडेटर्स नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। द सिनोजोइक एरा इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। तो जो सिनोजोइक एरा है उसको भी हम 3 फर्दर क्लास पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज पैलियोजिन, जो कि 66 मिलियन से 23 मिलियन ईयर्स एगो तक चला। नेक्स्ट है नियोजीन, जो कि 23 मिलियन ईयर्स से लेकर के 2.6 मिलियन ईयर्स तक था। एंड देन क्वाटरनरी, जो कि 2.6 मिलियन ईयर्स से अब तक था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। The theory that dinosaurs were driven to extinction by the aftermath of a large asteroid impact on Earth was given by।
तो एक तो थ्योरी ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है डायनासोर वह एक्सटिंक्ट हो गया। दूसरी थ्योरी ये है कि क्योंकि किसी ने जाके देखा तो नहीं है ना ये चीज़ कि कैसे जो है डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए, तो बस बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर थ्योरीज देते हैं। बहुत सारे जो बॉटनिस्ट या फिर जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इस पर थ्योरी देते हैं। तो एक थ्योरी ये है कि क्या हुआ था ना कि मतलब जो एस्ट्रॉयड है, एस्ट्रॉयड क्या होता है, जैसे कि हमारा प्लेनेट है, ठीक है, तो प्लेनेट के साइज का ही या उससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उस तरह से क्या है काफ़ी सारे जो एस्ट्रॉयड हैं हमारे जो सोलर सिस्टम में वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है वो किसी न किसी प्लैनेट से टकरा जाते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि एक प्लैनेट था जो कि हमारे अर्थ को हीट करा, इसके बाद क्या हुआ डायनासोर्स जो हैं वो उसी वजह से एक्सटिंक्ट हो गए। तो इस थ्योरी को दिया था किसने, लुइस अल्वारेज ने। किसने, लुइस अल्वारेज ने, ठीक है। The theory that dinosaurs were driven to extinction by the aftermath of a large asteroid impact on Earth was given by Luis Alvarez। तो इस थ्योरी को किसने दिया था, लुइस अल्वारेज ने दिया था। The Luis Alvarez hypothesis posits that the mass extinction of the non-avian dinosaurs and many other living things during the Cretaceous Paleogene extinction event was caused by the impact of a large asteroid on the Earth। तो ये जो है ना कि नॉन एवियन का क्या मतलब हुआ कि डायनासोर्स वो मतलब काफ़ी हाइट तक वो फ्लाई नहीं कर पाते, दे वर नॉट बर्ड्स, ठीक है, वो बर्ड्स नहीं थे, वो मैमल्स थे, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया कि नॉन एवियंस। तो डायनासोर्स के अलावा और भी काफ़ी सारे जाइंट मैमल्स थे जिनका एक्सटिंक्शन हो गया जो नॉन एवियन थे। और एक्सटिंक्शन का जो रीज़न है वो क्या बताया इन्होंने कि जो एक कोई लार्ज एस्ट्रॉयड जो है हमारे अर्थ को किसी ने हिट करा, इसके बाद जो है मास सबका एक्सटिंक्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन, वो ऑर्गन जिसका कि हमारे बॉडी में कोई फंक्शन नहीं हो तभी भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, दैन उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो हमारे बॉडी में कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन है, लंग्स का तो काम है, हार्ट का भी है ना, किडनी का भी है, बट अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। तो अपेंडिक्स अगर निकाल भी दे बॉडी से तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपेंडिक्स जो है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। Appendix is a vestigial organ. Vestigiality is a retention during the process of evolution of genetically determined structures or attributes that have lost some of or all of ancestral function in a given species। तो वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन है जो कि जिनका काम पहले तो था बट अब नहीं है, ठीक है। मतलब एक टाइम पे था जो कि अपेंडिक्स पे यूज़फुल होता था, लेकिन अभी हम ऐसा कुछ खाते नहीं जो हमें, इसलिए हमें अपेंडिक्स नहीं चाहिए। उसको हम यूजलेस बॉडी पार्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स या फिर रेमिनेंट्स ऑफ लॉस्ट फंक्शन डेट आर एंसेस्टर प्रोजेस्ड। मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ऐसे फंक्शंस थे हमारे एंसेस्टर्स के बॉडी में जो अपेंडिक्स परफॉर्म करता था, बट अभी ऐसा कुछ फंक्शन है नहीं हमारे बॉडी में, तो दीज आर यूजलेस, ठीक है। About 100 recessive organs are found in human beings. Example appendix, hair on the skin, chordate veins। तो ये सारे जो हैं और भी अलग अलग वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं। जो हमारा पिन्ना होता है, ठीक है, तो वो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन में कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उसका भी कोई काम नहीं होता है सच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज कॉइंड बाय। तो एक फ्रेज जिसका ना जो है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब अर्थ पे वही सर्वाइव करेगा, नेचर में वही सर्वाइव करेगा जो कि फिटेस्ट होगा, जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये किसने दिया था, तो इट वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। इस फ्रेज को किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर वॉज एन इंग्लिश फिलोसफर हु इनिशिएटेड अ फिलोसफी कॉल्ड सोशल डार्विनिज्म, ठीक है। तो ये जो है ना हर्बर्ट स्पेंसर ने, उन्होंने एक फ़िलॉसफी दी जिसका नाम है सोशल डार्विनिज्म। मीन्स सोशली भी देखें तो हमारे सोसाइटी में जो फिटेस्ट है, जो मतलब हर चीज़ में लाइक फिट बैठता सोसाइटी में, वो रिस्पेक्टेड होता है सोसाइटी में, ठीक है। इट इज़ अ रूल ऑफ सोसाइटी। तो सेम वही है कि ये इन्होंने किस फॉर्म में इसको दिया, सोशल डार्विनिज्म में। उन्होंने कहा कि जो हमारे लाइक जो अर्थ पे या जो हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा फिट होगा, जो नेचर के कंडीशंस को वो कर पाएगा, है ना, फॉलो कर पाएगा, उसको सर्वाइव कर पाएगा, वही क्या होगा, सर्वाइव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सन इज़ कॉल्ड डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो किस पर्सन को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहते हैं, तो ही इज़ अर्नस्ट मायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अर्नस्ट मायर दो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे, evolutionary biologist who has been called the Darwin of the 20th century। He joined the Harvard Faculty of Arts and Science in 1963 and retired in 1975। He promoted the hypothesis of Darwin।
तो उनको 20th सेंचुरी का डार्विन बोला जाता है और उन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज़ को, जो डार्विन की थ्योरीज़ है उसको आगे एक्सप्लेन करा और उसको प्रमोट भी करा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल area starts from one place and virtually transmits to other geographic areas, it is called। तो ये क्या होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर जो स्पीसीज़ है, ठीक है, किसी सपोज़ कि स्नो लेपर्ड है, ठीक है, स्नो लेपर्ड जो कि हमें कहाँ मिलेगा, जो ठंडा इलाका है, सपोज़ लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। लेकिन क्या होता है कि कुछ अगर स्नो लेपर्ड को हमने इधर शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया नॉर्थ इंडिया में या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो क्या होगा, इस प्रोसेस को, इस जो ये ट्रांसमिशन हो रहा है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एडजस्टेबल एडेप्टिव डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्ट्स फ्रॉम वन प्लेस एंड वर्चुअली ट्रांसमिट टू अदर ज्योग्राफिक एरिया, इट इज़ कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। इसको क्या बोलते हैं हम, एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत जल्दी जो है अपने में इवोल्यूशन करते हैं और डाइवर्सिफाई करते हैं, ठीक है। A new change in the environment makes new resources, alter biotic interactions, create new environmental niche impact to adaptive radiation of a particular geographical area। तो कोई भी चेंज आ रहा है इन्वायरमेंट्स में, इससे क्या हो रहा है कि उस पर्टिकुलर एरिया के जो एनिमल्स हैं उसमें चेंजेस आ रहा है और ये चेंजेस किसी में फास्ट आता है, किसी में स्लो आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेमस फॉसिल साइट इन इंडिया वेयर अ फुल फ्लेश्ड स्केलेटन ऑफ डायनासोर वॉज फाउंड। तो कौन सा फॉसिल है जो इंडिया में जहाँ पे जो है डायनासोर का जो कंप्लीट फॉसिल मिला है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, वाधमा महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, वाधमा महाराष्ट्र, जो कि फेमस फॉसिल साइट है जहाँ पे हमें इस डायनासोर का फुल फ्लेश्ड स्केलेटन मिला है, ठीक है। और डायनासोर का किस एरा से बिलोंग करते थे, तो ये मेसोजोइक एरा से बिलोंग करते थे। हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो किस बायोलॉजिस्ट ने ये कहा, किस साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो हमारा जो लाइफ पे अर्थ पे जो लाइफ स्टार्ट हुआ वो किसी ना किसी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो ये कहा था JBS हेल्डन ने, ठीक है। JBS हेल्डन जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, सजेस्टेड इन 1929 दैट द लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच वर प्रेजेंट ऑन अर्थ सून आफ्टर इट वाज फॉर्म्ड। तो उनका मानना था कि जो हमारे अर्थ पे जो लाइफ स्टार्ट हुआ वो किसी न किसी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ, ठीक है। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो स्टार्टिंग से प्रेजेंट थे अर्थ पे, तो धीरे धीरे क्या छोटा स्पीसीज़ बना, फिर उससे जो है इवॉल्व होकर अलग अलग स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ होमिनाइड। तो कौन सा जो है वो ह्यूमनाइड फैमिली से बिलोंग करता है, तो ह्यूमन बींग्स ही होमिनाइड फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैन इसका करेक्ट आंसर होगा। अमंग द फॉलोइंग मैन बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ होमिनाइड, मॉडर्न मैन इज़ ऑल्सो नोन एज होमो सैपियंस सैपियंस। तो हम लोग जो हैं, ठीक है, हम लोग का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमी। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फाउंडेड बाय। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो, जैसे कि हमने अभी बोला होमो सैपियंस, ठीक है, होमो सैपियंस। तो ये जो है यहाँ पे दो नाम है ना, एक तो फैमिली, एक स्पीसीज़ है और जीनस है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये स्टार्ट किसने करा था, तो ये दिया था कार्ल लिनियस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। इन टैक्सोनॉमी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी नोमेनक्लेचर इज़ अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीसीज ऑफ लिविंग थिंग्स बाय गिविंग ईच अ नेम कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि हम किसी स्पीसीज का नाम देते हैं उसमें दो पार्ट्स में, ठीक है, जैसे कि होमो सैपियंस, ठीक है, पैंथेरा लुइस, इस तरीके से अलग अलग जो नाम है हम देते हैं, ठीक है, राना टिग्रीना, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि हम जो नाम होगा साइंटिफिक नेम होगा वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। और ये दोनों ही जो वर्ड होते हैं ये लैटिन ग्रामेटिकल फॉर्म में होते हैं। और द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम जेनरिक नेम जीन्स, तो जो पहला नाम का जो पहला पार्ट होता है, जैसे कि होमो सैपियंस में होमो जो वर्ड है ये क्या होगा, जीनस होगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट जो होगा वो क्या होगा, स्पीसीज़ होगा, क्या होगा, स्पीसीज़। द एडॉप्शन ऑफ बायोलॉजिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ स्ट्रिक्टली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज ड्यू टू द स्वीडिश बॉटनिस्ट एंड फिजिशियन कार्लस लिनस। तो क्योंकि किसी एक स्पीसीज को हम वर्ल्ड वाइड कैसे जानेंगे, सपोज़
अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एनिमल है, हम इंडिया में किसी और नाम से जानते हैं, बाहर किसी और नाम से जानते हैं, ठीक है, तो वो लोकली डिपेंड करता है। बट अगर यूनिफॉर्म नेमिंग करना है, उसके लिए क्या साइंटिफिक नेम दिया गया है, ठीक है, एनिमल्स को, तो इस तरीके से हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसके नाम से पता भी चल जाएगा वो कौन से जीनस और कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है, ठीक है। तो वो कौन से साइंटिस्ट थे? कार्ल लिनियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो जितने भी स्पीसीज़ हैं अर्थ पे, ठीक है, उसको मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमल एंड प्लांटी, ठीक है। तो ये 5 जो है किंगडम में क्लासीफाई किया गया। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? तो इट वॉज गिवन बाय विटेकर, ठीक है। तो ये विटेकर ने दिया था। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय विटेकर इन 1969। He classified all organisms into 5 कैटेगरी: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी एंड एनिमलिया। और उन्होंने जो है R.H. विटेकर ने उन्होंने 1969 में जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी स्पीसीज़ हैं, एनिमल्स जितने भी स्पीसीज़ या ऑर्गेनिज्म हैं, उनको क्लासीफाई किया टोटल 5 पार्ट्स में, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी एंड एनिमलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन मोनेरा ग्रुप। तो इसमें से कौन सा जो है वो मोनेरा ग्रुप से बिलोंग करता है? तो मोनेरा ग्रुप में मेनली क्या आते हैं? बैक्टीरियाज जो हैं वो मोनेरा ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया इज़ फाउंड इन मोनेरा ग्रुप। इन 1969 विटेकर क्लासिफाइड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये जो बैक्टीरिया जो है वो बिलोंग करते हैं मोनेरा ग्रुप से। और ये जो 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन है ये दिया था किसने? ये दिया था विटेकर ने। और इसका जो मेन करैक्टरिस्टिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बांटने का, वो किस किस बेसिस पे डिवाइड करा, ठीक है। तो वो कौन कौन सा बेसिस है? सेल का स्ट्रक्चर, मीन सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, लाइक वो प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है, ठीक है। उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग स्पेसिफाइड है नहीं है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो पैरासिटिक है, सैप्रोफाइट्स है, या फिर ऑटोट्रॉपिक है, या फिर हेटेरोट्रॉपिक है। इन सब का मतलब समझेंगे। ये मतलब इस तरीके से उन्होंने क्या किया? क्लासीफाई किया, रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है ना। तो प्रोटिस्टा द सिंगल सेल यूकैरियोट्स, फंगी, फंगस एंड रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन कौन से किंगडम में कौन कौन से स्पीसीज आते हैं। तो मोनेरा में क्या आएंगे? बैक्टीरिया आएंगे। प्रोटिस्टा में सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आएंगे। फंगी में फंगस और इससे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। प्लांटी में प्लांट्स और एनिमलिया में एनिमल्स। मोनेरा में क्या होते हैं? मेनली प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब बोल रहे इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है मोनेरा आर मल्टी सेलुलर। तो मोनेरा जो है मल्टी सेलुलर नहीं होता, इट इज़ यूनिसेलुलर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। प्रोटिस्टा आर ऑलवेज मल्टी सेलुलर। हमने अभी जस्ट देखा है कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं? वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। वो मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होता है और होता तो यूकैरियोटिक सेल है प्रोटिस्टा, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। फंगी डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है कि फंगाई जो है वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करते। मीन्स अपना जो फूड है ना वो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से नहीं बनाते। इससे तो बनाता है प्लांट्स, ठीक है, ना कि फंगी। फंगी डू नॉट हैव सेल वॉल। फंगी के पास सेल वॉल होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बस करेक्ट आंसर होगा। मोनेरा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन दिस किंगडम कंटेन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट न्यूक्लियस। तो मोनेरा जो है एक ऐसा कह सकते हैं किंगडम है जिसमें कि मेनली क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये सारे जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? वो सेल जिसमें कि उसके ऑर्गन्स है ना वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होते हैं, उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस तक नहीं होता, ठीक है। इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। फंगी आर यूकैरियोटिक बट क्लोरोफिल आर नॉट प्रेजेंट। फंगाई जो है वो तो यूकैरियोटिक हैं बट इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, ठीक है। दे कंटेन सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिटिन बोल सकते हैं या काइटिन बोल सकते हैं कि जो फंगी का जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है? ये बना होता है काइटिन का। द प्रोटिस्टा ऑल्सो हैव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स यूकैरियोटिक सेल्स विद डेवलप्ड न्यूक्लियाई। और जो प्रोटिस्टा है वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और लेकिन यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स से बना होता है ये, ठीक है। और इसमें जो है यूकैरियोटिक है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप्ड होगा। इसके एग्जांपल हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्सोनॉमी द टर्म मैमलिया इज़। तो जो अगर हम टैक्सोनॉमी के टर्म में देखें तो मैमलिया क्या है? मैमलिया इज़ अ क्लास, ठीक है। मैमल्स एक क्लास होता है, जैसे कि पीसेज है ना, फिश, जिसमें कि फ़िश होता है।
तो इंसेक्ट्स का अलग क्लास है। तो उस तरीके से जो क्लास मैमल्स है वो क्लास का नाम है। For a suitable and easy way to study about living organism, it is important to classify the organism in different category according to their character। तो अगर हमें सारे स्पीसीज के बारे में पढ़ना है तो हम एक एक करके नहीं पढ़ सकते ना कि लायन, टाइगर, अलग अलग हम सारे स्पीसीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर तो बायो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन इसलिए क्या करते हैं, हम उसको प्रॉपर क्लासीफाई कर दें कि उसके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कि सपोज़ जो हेट्रोट्रॉपिक है तो सारे हेट्रोट्रॉपिक एक साइड हो गए, तो हमें अगर एक के बारे में पता है तो बाकी के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरीज़ में। तो मैमल जो है ये क्लास है, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ एब्सेंट इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू विच किंगडम। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कौन से सेल ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, ठीक है, कौन से किंगडम के एनिमल्स में नहीं होता, ये मोनेरा में नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मोनेरा किंगडम डेट कंटेन्स यूनिसेलुलर organism with a prokaryotic cells organism having no nuclear membrane such as bacteria। तो हमें पता है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है कि मोनेरा जब प्रोकैरियोटिक सेल्स का बना होता है, जितने भी इसमें स्पीसीज हैं तो वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं, तो इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा ही नहीं, ठीक है। ये सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कि कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। अब क्या क्या करैक्टरिस्टिक है मोनेरा के, तो वो पहला तो है मोनेरेंस आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी मोनेरा जो में ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीसीज़ हैं, वो सारे क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है, वो एक सेल से बने होंगे। इसमें 70S राइबोसोम होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि मोनेरा में कौन सा राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम होता है। द DNA इज़ नेकेड एंड इज़ नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन और बडिंग। तो DNA जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि मेनली जो DNA होता है हमारा वो कहाँ पे होता है, सेल के न्यूक्लियस में होता है। अब वहाँ पे सेल में न्यूक्लियस ही नहीं है तो फिर DNA इधर उधर क्या होगा, स्कैटर्ड होगा। तो इस वजह से DNA क्या होता है, नेकेड होता है, उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो बाउंडेड नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन या फिर बर्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वर्टिब्रा आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो वर्टिब्रा जो है वो कौन से बॉडी सिस्टम का मतलब पार्ट है, ठीक है। तो वो होता है स्पाइनल कोड, ठीक है। स्पाइनल कोड जो है वो वर्टिब्रा, जैसे कि हमारे बॉडी में क्या है, स्पाइनल कोड है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, वर्टिब्रा का एक पार्ट है, ठीक है। द वर्टिब्रा आर अ पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड सिस्टम इन ह्यूमंस। तो वर्टिब्रा जो है स्पाइनल कोड का एक पार्ट है हमारे ह्यूमन बॉडी में। वर्टिब्रेट्स इंक्लूड ऑल द फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आएंगे, वर्टिब्रेट्स भी क्लास है, उसमें सब मतलब फाइलम है उसमें कि आएंगे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है। जनरली एन ऑर्गेनिज्म इज रिफर्ड एज अ वर्टिब्रा इफ इट एज अ स्पाइन। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर स्पाइन है तो वो क्या होगा, वर्टिब्रेट्स होंगे, वो वर्टिब्रा होंगे। द स्पाइनल कोड इज़ अ लॉन्ग बंडल ऑफ नर्व एंड सेल्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम लोअर ब्रेन टू लोअर नेक। तो जो ये जो स्पाइनल कोड होता है वो कहाँ से कहाँ तक हमारी बॉडी में पीछे से एक्सटेंड होकर हमारे नेक तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच वन ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट प्लेस इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की एज कम्पेयर टू द रिमेनिंग 3। तो बोल रहा है कि जितना हमारे टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज हैं, लाइक हमारे पास स्पीसीज है, जीनस है, ऑर्डर है, किंगडम है, फाइलम है, तो ये सारे क्या हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। अब बोल रहा है इसमें से हाईएस्ट प्लेस जो है वो किसका है, तो वो किसका है, ऑर्डर का, ठीक है। द ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर्स। जितने भी स्पीसीज़ हैं हमने उसको किस बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया है कि उसमें क्या क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या क्या डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। और जो वर्ड है टैक्सोनॉमी, ये सबसे पहले किसने दिया था, कार्ल्स लिनियस ने, ठीक है। उनके बुक जिसका नाम है नेचर, ठीक है। ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं, कार्ल्स लिनियस को, ठीक है। अभी जो क्लासिफिकेशन है जो टैक्सोनॉमी में हम किस तरीके से उसको कैटेगराइज करते हैं एनिमल्स या स्पीसीज़ को, वो इस तरीके से सबसे ऊपर क्या होगा, किंगडम होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा उस किंगडम से ऊपर भी क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है। डोमेन के बाद किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स जो है, कॉर्डेट्स एक फाइलम है, तो कॉर्डेट्स के बारे में कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है। तो पहला तो है गिल स्लिट्स आर अब्सेंट। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, सॉरी गलत है, इसमें गिल स्लिट्स होते हैं। नॉट कॉट जो है अब्सेंट है, ठीक है।
पोस्ट एनल टेल इज absent एंड हार्ट इज वेंट्रल। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है बस करेक्ट है कि हार्ट जो होता है वो कैसा होता है, वेंट्रल होता है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कॉर्डेट्स के, वो क्या क्या हैं। पहला तो है सिंगल होलो नर्व कोड बेनेथ डॉर्सल सरफेस इन वर्टिब्रेट्स, इट डिफरेंशिएट इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो जो एक सिंगल होलो नर्व कोड होता है डॉर्सल सरफेस के नीचे वर्टिब्रेट्स में, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड को क्या करता है, अलग करता है, ठीक है, सेपरेट करता है। नोटोकोड जो फ्लेक्सिबल रॉड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ गट प्रेजेंट एट वन स्टेज इन ऑल कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेट्स हैं उसमें नोटोकोड होता है जो कि एक फ्लेक्सिबल रॉड की तरह होता है। नेक्स्ट है फेरेंजियल स्लिट्स जिसको पॉसेस कहते हैं, वो कनेक्ट करता है फेरिंग्स को बाहर से, ठीक है। फिर पोस्ट एनल टेल एक्सटेंड्स बियॉन्ड एनस, प्रेजेंट एट लीस्ट इन एम्ब्रोयो, रिग्रेसेस इनटू टेल बोन इन ह्यूमंस। अगेन सेगमेंटेशन रिफ्लेक्टेड इन अरेंजमेंट ऑफ मसल्स एंड वर्टिब्रल कॉलम बोथ मेसोडर्म। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें क्योंकि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नीट, ठीक है, तो आपको बस जो फैक्ट्स है ना इंपॉर्टेंट वो पता रखने हैं और जो जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो पता करना है, ठीक है। इसमें कि कुछ एक्सेप्शन टाइप है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि होता है गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। ये जो है ट्रू है, ये गिल स्लिट्स किस में एब्सेंट होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में, ठीक है। द नॉन कॉर्डाटा और ऑर्गेनिज्म विथ नो कॉर्डाटा और नोटोकॉर्ड रॉड लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द बॉडी। जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, उसमें कोई भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक वर्टिब्रेटा की तरह कोई भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता और ना ही उसमें कोई क्या कहते हैं वो कॉर्डेट्स होता है, ठीक है। There are many lower species. It ranges from amoeba to snails, earthworms and sponges. Gill slits are absent in non-chordates और non-chordates में gill slits भी नहीं होता। कुछ एग्जांपल इसके हैं snails और earthworm, है ना, ये sponges। Vertebrates belong to the phylum of, तो vertebrates जो हैं वो कौन से phylum से belong करते हैं, ठीक है, तो ये belong करते हैं chordata phylum से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था कि vertebrata जो हैं वह डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स एज अर्ली एज फ्यू हंड्रेड ईयर्स BC। तो जो वर्टिब्रेट्स को इसको नॉन वर्टिब्रेट्स से डिफ्रेंशिएट किया गया है ना काफ़ी रिसेंट में। द प्रेजेंट जूलॉजिकल टैक्सोनॉमी क्लासिफाइड वर्टिब्रेटा एज अ सब फाइलम ऑफ द फाइलम कोडाटा। तो वर्टिब्रेट जो है वो सब फाइलम है और फाइलम इसका कौन सा है, ये है कोडाटा, ठीक है। टुगेदर विथ टू अदर वर्टिब्रेट सब फाइला cephalochordata and Urochordata, all vertebrates belong to phylum Chordata. They include fish, amphibians, reptiles, birds and mammal. We are also part of Chordata phylum, ठीक है। Chordata phylum में सब phylum है vertebrates, उसमें काफ़ी सारे आते हैं जैसे कि क्लास, जैसे कि mammals हो गया, फिश हो गया, amphibians हो गया, reptiles, birds, है ना, ये सारे किस में आएंगे, ये सारे क्लास हैं, वर्टिब्रेटा के क्लास हैं। Which botanist is credited with creating one of the first widely used natural system of plant classification? तो प्लांट्स को क्लासीफाई करने का जो पूरा सिस्टम है वो सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो वो थे ऑगस्ट विल्हेम आइचर, ठीक है। ऑगस्ट विल्हेम आइचलर इज क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग वन ऑफ द फर्स्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। तो प्लांट्स को क्लासीफाई करने का जो सिस्टम है पूरा वो सबसे पहले किसने दिया था, ये दिया था विल्हेम आइचलर ने, ठीक है। He was German botanist who developed a new plant classification system to reflect the evolution concept। तो ये एक जर्मन बॉटनिस्ट है जिन्होंने पूरा एक सिस्टम प्लांट को क्लासीफाई करने का सिस्टम जो है वो दिया, ठीक है। द आइचलर सिस्टम प्रोवाइडेड द किंगडम ऑफ द प्लांट्स इनटू नॉन फ्लोरल एंड फ्लोरल स्पेसीज। तो ये जो आइचलर सिस्टम ने जो है पूरे प्लांट किंगडम को फ्लोरल और नॉन फ्लोरल स्पेसीज में क्लासीफाई किया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स का जो है वो कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं होता है, कॉर्डेटा जो कि एक फाइलम है इसमें से बोल रहा है कौन सा इसका करेक्टरिस्टिक नहीं होता। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ डोर्सल, होलो एंड सिंगल, ये तो सही है। अब पोस्टीरियर एंड पोर्शन टेल इज़ प्रेजेंट, नॉट कोड होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जिसका इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि कॉर्डेट्स में तो नॉट कोड होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एब्सेंट है, तो यहीं पे इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। द हार्ट इज एब्डोमिनल। द chordata fossils have been found early Cambrian explosion 541 million years ago।
तो कॉर्डाटा जो फॉसिल्स हैं, कॉर्डाटा के जो फॉसिल्स हमें सबसे पहले कब मिले थे, 541 मिलियन ईयर्स एगो में। 5 करेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं कॉर्डाटा के, उसमें जो होता है जो उसके लाइफ साइकिल हमें देखने के लिए मिलता है वो तो है पहला कि डॉर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कोड होगा, और ये फेरेंजियल स्लिट्स होंगे इसमें, ये एंडोस्टाइल और थायराइड ग्लैंड होगा इसमें, पोस्ट एनल टेल होगा। द कॉर्डाटा विच इंक्लूड द वर्टिब्रेट्स, द मोस्ट इवॉल्व एनिमल एज वेल एज 2 अदर सब फाइला, ट्यूनिकेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स। तो कॉर्डाटा में और भी जो हैं जो सब फाइलम्स होते हैं वो हैं सेफेलोकॉर्डेट्स। नेक्स्ट है बिटवीन अ टाइगर एंड अ मंकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट। तो टाइगर और मंकी में जो है कौन सा चीज़ जो है वो डिफरेंट होता है, तो ये क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बोथ द टाइगर एंड मंकी आर एनिमल्स ऑफ द फाइलम मैमेलिया एंड किंगडम एनिमलिया। तो जो मंकी और टाइगर है दोनों का ही किंगडम क्या है, मैमल्स, किंगडम जो है वो एनिमलिया है। ठीक है, फाइलम कौन सा है, सब फाइलम, वो तो मैमल्स है। टाइगर कम्स अंडर कॉर्निवोरा एंड मंकी कम्स अंडर प्राइमेट्स। तो ये जो टाइगर है वो कौन से ऑर्डर में आता है, ये आता है कार्निवोरा में, और मंकी कौन से ऑर्डर में आता है, ये आता है प्राइमेट्स में। ठीक है, इन कार्निवोरा यूथेरियन एनिमल्स डेट इंक्लूड वुल्व्स, डॉग्स, cats, raccoons, tiger, etc. And in order, primates has traditionally been split into Proximi and Anthropoidea. तो जैसे कि जो जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं, ठीक है, उसमें से एक ये यूथेरियन एनिमल्स होता है जिसमें कि वुल्स है, डॉग्स है, कैट्स, रैकन्स, टाइगर, और प्राइमेट्स जो है उसको हम 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो है प्रोक्सिमी एंड एंथ्रोपोइडिया। ठीक है, लार्ज ब्रेन मंकी एंड एप्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, कुछ एग्जांपल इसके हैं, हम लोग भी प्राइमेट्स में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट सही है, तो पहला है कि नोटोकॉर्ड इज़ प्रेजेंट, बिल्कुल नोटोकॉर्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो कॉर्डेट्स आर द एनिमल ऑफ द फाइलम कॉर्डाटा, इन दिस टाइप ऑफ एनिमल्स नोटोकॉर्ड इज़ प्रेजेंट। तो कॉर्डेट्स में क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं, नोटोकॉर्ड्स। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक डॉर्सल स्पाइनल होगा। ठीक है, स्पाइनल कोड प्रेजेंट होगा इसमें, तो इस तरीके से हम इसको कॉर्डेट्स के बारे में ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमल किंगडम।